नमस्कार साथियों। मेरा नाम नूपुर प्रीतम है। मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से ही अपना ग्रेजुएशन और दिल्ली विश्वविद्यालय से ही मास्टर्स कंप्लीट किया है हिंदी विषय में। आज मैं आप लोगों को 2025 यूईटी पीजी का हिंदी विषय से में पीवाईक्यू सॉल्व करवाने वाली हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2025 का। और जैसा कि सभी को पता है कि किसी भी एग्ज़ाम, कोई भी हम लोग एग्ज़ाम दे ले, उसमें पीवाईक्यू बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और सिर्फ एक साल का नहीं, मैं तो कहती हूँ लगभग 10 या 15 साल के पीवाईक्यू इंसान को पेपर में करके जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि आप सीयूईटी वाले, सीयूईटी कुछ साल पहले ही आया है, तो जितना पीवाईक्यू उपलब्ध है आप उतना तो एटलीस्ट करके जाइए। आज मैं आप लोगों को 2025 का पीवाईक्यू सॉल्व करवाने वाली हूँ। तो चलिए अब हम पीडीएफ की तरफ चलते हैं। तो हम पीडीएफ पे आ गए हैं। ये आप मतलब दिख रहा होगा अभी स्क्रीन पे। 2025 का है ये क्वेश्चन पेपर हिंदी, जो 16 दिसंबर को हुआ, 16 मार्च 2025 को हुआ था। शिफ्ट 2 में हुआ था, वो हम पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो अब हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन मेरी स्क्रीन पे है। ये नामकरण है और इतिहासकार है, मतलब किस इतिहासकार ने आदिकाल को क्या क्या नाम दिया है, ये बताना है। पहला क्वेश्चन है तो आदिकाल को। और मैं जैसे हम पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो सिर्फ आपको देखना नहीं है, आपको माइंड में रिकॉल करना है। जैसे ये आदिकाल दिख रहा है तो आपको ये माइंड में सोचना है कि आदिकाल का को आदिकाल किसने कहा था, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। आदिकाल को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा है। वीरगाथा काल, आप लोग सोच भी रहे होंगे अपने में, वीरगाथा काल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीरगाथा काल है। क्योंकि हमें पता है कि हिंदी साहित्य में रामचंद्र शुक्ल जी कितने ज़्यादा मायने रखते हैं। तो वीरगाथा काल आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। अभ्रंश काल आदिकाल को बच्चन सिंह ने कहा है। और सिद्ध सामंत काल आदिकाल को राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा है। तो इसमें हमारा क्या ऑप्शन बन रहा है? ए का 3। अब हम इसमें अगर हम ये भी देखें कि अगर हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं, तो अगर किसी भी बच्चा को सिर्फ इतना पता होता कि आदिकाल को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल कहा है, तो यहीं से ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाता है, क्योंकि इसमें बच्चन से दिया है और सिर्फ हमारे फोर्थ ऑप्शन में आदिकाल को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का बताया गया। तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, फोर्थ नंबर, ठीक है। अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन ये रहा। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने साहित्य को जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब कहा है? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MVVI क्वेश्चन है ये, और आपको पता ही होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप अभी पेन पेपर लीजिए और इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब आप अपने माइंड में भी सोच लिए होंगे कि जनता को साहित्य को जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, पहला ऑप्शन हो जाएगा। हमने तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, आदिकालीन कवि ने अपने चरित नायक को ईश्वर के सदृश महिमावान अंकित किया है। भक्ति काल में ईश्वर की नर लीला का चित्रण है। रीति काल में कवि ईश्वर और मनुष्य दोनों का मनुष्य रूप में चित्रण करता है। यह कथन किस साहित्य इतिहासकार ने कहा है? तो ये रामचंद्र शुक्ल, राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन है। ये आदिकालीन कवि ने अपने चरित नायक को ईश्वर के सदृश महिमावान अंकित किया, राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का ये कथन है। हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन ये रहा। हिंदी साहित्य के आदिकाल को बीजोपन काल किसने कहा? आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन भी हमारा ऐसे ही था कि आदिकाल को किस आलोचक ने क्या नाम दिया है। हमारा ये फोर्थ क्वेश्चन भी यही है कि बीजोपन काल आदिकाल को किसने कहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मतलब MVVI टॉपिक है कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल को किस आलोचक ने क्या क्या नाम दिया, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। ये बहुत ही, इससे हमेशा लगभग हर पूरे साल क्वेश्चन आता है और आपको याद रखना होगा। बीजोपन काल, इसका उत्तर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जी ने, आप लोगों को पता होगा, अभी हम देख के भी आए हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको आदिकाल कहा, आदिकाल को आदिकाल कहा है। फिर मिश्र बंधु ने अपभ्रंश काल कहा है, अपभ्रंश
काल कहा है मिश्र बंधु जी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बीजोपन काल का हम देख ही लिए, और विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने वीर काल कहा है। आदिकाल को विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने वीर काल कहा है, तो ये आपको याद होना चाहिए। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आप लोगों को इनमें से एक भी पॉइंट नहीं पता था तो मैं यही बोलूँगी कि आप पेन पेपर लीजिए, सिर्फ देखने से नहीं काम चलेगा, पेन पेपर लीजिए और उस पर लिखते जाइए, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन ये रहा कि ये आलोचक का नाम दिया और उनका पुस्तक दिया, और आपको बताना है कि कौन सा पुस्तक किस आलोचक ने लिखा है, मतलब सिद्ध साहित्य किसने लिखा है। तो सिद्ध साहित्य हमारे धर्मवीर भारती जी ने लिखा है। नाथ साहित्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। हिंदी काव्य धारा राहुल सांकृत्यायन जी का है, और हिंदी के विकास में अभ्रंश का योग हमारे नामवर सिंह का है। तो ये एक दो तीन चार ही ऑप्शन हमें बनेगा। तो जी देख लेते हैं कहाँ है। एक का एक, बी का दो, तीन का, सी का तीन और डी का चार। तो यही हमारा फर्स्ट ही सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदी साहित्य इतिहास के इन कालों को कालक्रमानुसार अवरोही क्रम में लगाना। आपको पता होना चाहिए अवरोही क्रम और आरोही क्रम, और अवरोही क्रम क्या होता है। इसमें आरोही क्रम पे लगाना है। आरोही क्रम मीन्स बढ़ते हुए क्रम, जैसे 1 2 3 4 5, और अवरोही क्रम मीन्स घटते हुए क्रम, जैसे 5 4 3 2 1, ऐसा, ठीक है। तो पहले छोटा बड़ा 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 आरोही क्रम होता है। इसको मैं इरेज कर लेती हूँ। अब हमें देखना है कि द्विवेदी युग। द्विवेदी युग आप लोग को माइंड में ये भी याद करते हुए जाना है कि द्विवेदी युग का समय कब माना गया है। तो हमारे रामचंद्र शुक्ल जी ने द्विवेदी युग का समय 1893 मानते हैं, ठीक है। वैसे ही अगर हम आगे चलें तो अब हम देखते हैं कि प्रयोगवाद, मैं ये सोच रही हूँ कि आप अपने माइंड में ये रिकॉल कर पा रहे होंगे कि द्विवेदी युग का समय क्या है, प्रयोगवाद युग का समय क्या है, प्रगतिवाद का समय क्या है, और छायावाद का समय क्या है। तो द्विवेदी युग का तो मैं बता ही चुकी हूँ 1893। अब आप अपने माइंड में पूछिए कि प्रयोगवाद का समय क्या है और प्रगतिवाद का क्या है और छायावाद का क्या है। प्रयोगवाद का समय है हमारा, मैं लिख देती हूँ, अब यहाँ पे आप सोच लिए होंगे। तो प्रयोगवाद का समय है 1943, ठीक है। ओ शिट यार, ये मैं थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ यहाँ पे अपना, फिर उसके बाद मैं लिखती हूँ 1943। आप मेरी राइटिंग पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दीजिए क्योंकि मेरा राइटिंग थोड़ा सा अच्छा नहीं है, लेकिन आप मेरे वर्डिंग से समझ सकते हो, और इतना भी गंदा नहीं है कि आपको समझना है, ठीक है। तो प्रयोगवाद का समय है ये। अब प्रगतिवाद का समय देखते हैं। प्रगतिवाद का समय 1936 ईस्वी माना गया है, और छायावाद का समय 1918 ईस्वी माना गया है। अब हम इसको ऑप्शन से मिलान करते हैं। तो हमें आरोही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले आएगा ए द्विवेदी युग, उसके बाद आएगा हमारा छायावाद युग डी, फिर आएगा सी और फिर बी। तो ये ऑप्शन हम देख लेंगे कहाँ है, ए डी सी बी, ठीक है। हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल के समय का निर्धारण कब से कब तक किया है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल का समय कब से कब तक माना गया। जैसे अभी पीछे ही पूछा ही गया है कि छायावाद का समय कब माना गया, प्रगतिवाद का समय, द्विवेदीवाद का समय कब माना गया, वैसे ही आपको याद होना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल जी ने वीर गाथा काल यानी आदिकाल का समय 1050 से 1375 ईस्वी माना है। तो इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अभ्रंश नाम का उल्लेख सबसे पहले कहाँ से मिलता है। तो इसका ऑप्शन होगा बल्भी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख से मिलता है। अगर आप हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का भी बुक पढ़ते हैं तो आपको इसका उत्तर पता होगा। इसके अलावा अगर आप वो नहीं फॉलो कर पा रहे हैं और तब आप सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे में भी इसका उत्तर दिया हुआ है। बल्भी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख से अभ्रंश का
सबसे पहले मतलब माना जाना आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं उल्लेख। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भट्ट केदार, ये रचनाकार है और ये रचना है, और आपको बताना है कौन से रचनाकार ने कौन सी रचना की है। तो भट्ट केदार जय चंद्र प्रकाश भट्ट केदार का है, मधुकर कवि का है, जय मयंक जस चंद्रिका जगनी का आलाखंड, आलाखंड को परमाल रासो भी कहा जाता है, आलाखंड को, यह आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। और श्रीधर पाठक ने रणमल छंद की रचना की है। अब हम देखेंगे ऑप्शन, तो ए का एक होगा, ए का एक 3 में है, बी का 4, हमारी यहीं से ऑप्शन निकल आता है कि क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर पहला होगा। अब हम नेक्स्ट, अगर आपको इनमें से किसी का भी मतलब नहीं याद है ग्रंथ किसने लिखा है, तो आप अभी लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत ही सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। ये आपका MVVI क्वेश्चन है और ये कथन है हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये वाला क्वेश्चन और ऊपर साहित्य को संचित चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब रामचंद्र शुक्ल ने ही कहा था। इससे आप ये भी देख सकते हैं कि रामचंद्र शुक्ल का कितना ज़्यादा कथन पूछा जाता है। अगर आप अभी नहीं पढ़े हैं तो मैं बोलूँगी एक बार पढ़ लीजिए, या फिर उस पर पढ़ लीजिए रामचंद्र शुक्ल का बुक, क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए रामचंद्र शुक्ल जी का बुक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कवि जयानक कृत पृथ्वीराज विजय किस भाषा में रचा गया? तो ये संस्कृत भाषा में रचा गया है। अब इससे 3 क्वेश्चन निकलता है। जैसे एक इस बार तो पूछ लिया कि जयानक द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय कौन से भाषा में लिखा गया, तो संस्कृत भाषा में। हो सकता है ऐसा पूछ ले कि पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है, तो आपको पता होना चाहिए जयानक है, और जयानक ने कौन से पुस्तक की रचना की है, तो पृथ्वीराज विजय, ये भी आपको पता होना चाहिए। हम अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित संत कवियों को उनके जन्म काल के आधार पर आरोही क्रम में लगाइए। तो फिर से आरोही क्रम में लगाने के लिए पूछ लिया है। इसमें मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि NTA ने इसका जो उत्तर दिया था वो गलत है, और मतलब और क्यों दिया है मुझे नहीं पता। और अब हम देखते हैं कि क्या होगा इसका आंसर, और जो आंसर सही होगा वो इस 4 ऑप्शन में भी नहीं है। ठीक है, तो अब हम देखते कबीर दास का जन्म आप अपने माइंड में रिकॉल कीजिए कि क्या होगा। वैसे मैं बता देती हूँ यहाँ पे कबीर दास जी का जन्म हुआ था आपको 1398 ईस्वी में। दादू दयाल का जन्म हुआ था 1544 ईस्वी में। रज्जब का जन्म हुआ था 1567 ईस्वी में। और गुरु नानक का जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बनता है ए, आरोही क्रम में लगाना है। तो ए, फिर डी, फिर बी और फिर सी, लेकिन ये कोई ऑप्शन में नहीं है। इस ऑप्शन में है ए डी। ठीक है, और हमारा क्योंकि बी सी होगा। अब इसमें हम, अगर आप लोगों को पता होगा तो दादू दयाल जी के शिष्य का नाम था रज्जब, मतलब दादू दयाल का शिष्य थे रज्जब। लेकिन तो क्योंकि हम जानते हैं मतलब ये तो जाहिर है कि सबसे पहले तो गुरु का ही जन्म होगा, बाद में ही शिष्य का जन्म होगा। तो लेकिन पता नहीं क्यों NTA ने ऐसा माना है कि दादू दयाल से पहले रज्जब का जन्म बताया है इसमें। तो लेकिन हमारा आंसर यही सही होगा, A, D और B, C। लेकिन अगर मान लेते हैं किसी भी बच्चे को रज्जब का जन्म नहीं पता होता या दादू दयाल का जन्म नहीं पता होता, सिर्फ कबीर दास और गुरु नानक का ही जन्म पता होता, उससे भी वो आराम से ये क्वेश्चन कर जाता, क्योंकि AD स्टार्टिंग में है। AD और किसी भी ऑप्शन में नहीं है, सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में AD है। तो इससे अब हम ये आप नोट कर लीजिएगा अगर आपको नहीं पता था तो। हम अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित निर्गुण संत कवियों में से सर्वाधिक शास्त्रज्ञ और सुशिक्षित संत कवि कौन है?
तो ये आपको पता होना चाहिए। आचार्य शुक्ल जी ने भी इनको कहा है कि ये सबसे ज़्यादा निर्गुण संत कवियों में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे और ज्ञानी यही कवि थे, और इनका नाम है सुंदर दास। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। निम्नलिखित संतों में से किसने दादू दयाल की रचनाओं का संपादन अंगबधू नाम से किया है? तो हम देख क्या रहे हैं, दादू दयाल जी के शिष्य का नाम है रज्जब, और रज्जब ने ही अंगबधू का संपादन किया है। इसके अलावा हमें ये भी पता होना चाहिए कि दादू दयाल के और गुरु और शिष्य हैं जिनका नाम है आपको संतदास। संतदास। इसके अलावा एक और है जिनका नाम है जगन्नाथ दास। जगन्नाथ दास, ओ सॉरी, मैं जगन्नाथ दास। और ये इन दोनों शिष्य ने मिलकर लिखा है, एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था हरडे बानी। हरडे बानी। और इस हरडे बानी पुस्तक का संपादन रज्जब ने अंगबधू के नाम से किया है बाद में, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि संत दास और जगन्नाथ दास जो दादू दयाल के शिष्य हैं, इन दोनों ने दादू दयाल पे एक रचना की थी, पुस्तक लिखा था जिसका नाम था हरडे बानी, और इस हरडे बानी का संपादन रज्जब ने किया है अंगबधू के नाम से, ठीक है। और रज्जब भी दादू दयाल के शिष्य ही हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता था तो आप इन चीज को नोट कर लीजिए। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सूफी कवि कुतुबन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कुतुबन चिश्ती वंश के शेख बुरमान के शिष्य थे, पहला। दूसरा, ये जौनपुर, आप अपने लोग अपने माइंड में ये सोचते चलिएगा कि कौन सा क्वेश्चन सही, कौन सा सही है ऑप्शन, और कौन सा ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो पहला है कुतुबन चिश्ती वंश के शेख बुरमान के शिष्य थे। दूसरा है ये जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। तीसरा है इन्होंने मृगावती काव्य ग्रंथ की रचना की है। चौथा, मृगावती में चंद्र नगर के राजा रूप मंजरी की कन्या मृगावती के प्रेम कथा का वर्णन है। और पांचवा, इसमें कंचनपुर के राजा गणपति देव के राजकुमार की प्रेम कथा का वर्णन है। इसमें से अगर हम देखें तो हमारा सही है ए, कुतुबन चिश्ती वंश के शेख बुरमान के शिष्य थे, ये बिल्कुल सही है। ये जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे, ये भी बिल्कुल सही है। इन्होंने मृगावती नामक ग्रंथ की रचना की है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन मृगावती में चंद्रनगर के राजा रूप मंजरी की कथा नहीं है, और इसमें कंचनपुर के गणपति देव की भी कथा नहीं। ये दोनों डी और ई बेसिकली गलत है, और ए, बी और सी सही है। तो हमारा ऑप्शन पहला बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मंजन रचनाकार का नाम दिया गया और रचना का नाम दिया गया। आपको बताना है कि कौन सा रचना किसका है। तो मंजन किसका है बताइए आप लोग। मंजन मधुमालती मंजन रचनाकार है जिन्होंने मधुमालती नामक रचना ग्रंथ का रचना किया है। इसके अलावा मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम की रचना की है। मलिक और शेख नबी ने ज्ञानदीप की रचना की है, और कासिम शाह ने हंस जवाहिर की रचना की है, ठीक है। तो इससे हमारा ए का 2 होता है। ए का 2 किसमें देख लेंगे, इसमें और इसमें है। मलिक मोहम्मद जायसी बी का 1 इसमें है, तो हमारा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि मलिक मोहम्मद जायसी का ग्रंथ एक आखिरी कलाम है, इसके अलावा एक अखरावट भी है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा अगर आपको नहीं पता होगा तो। मलिक मोहम्मद जायसी का एक ग्रंथ है आखिरी कलाम, यहाँ पे दे रखा है। आखिरी कलाम में दूसरा रचना, आखिरी कलाम में आपको कयामत का वर्णन है, ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। तो आप नोट कर लीजिएगा, कयामत का वर्णन है आखिरी कलाम में, ठीक है। इसके अलावा अखरावट इनका एक और ग्रंथ है मलिक मोहम्मद जायसी का। और पद्मावत द इम्पॉर्टेंट, मतलब द फेमस ग्रंथ है इनका पद्मावत। इसी पद्मावत के आधार पर मलिक मोहम्मद जायसी बहुत प्रसिद्ध हुए थे। तो ये आपको इनका ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है मलिक मोहम्मद जायसी जी का, आपको बिल्कुल से पता होना चाहिए। नहीं पता था तो आप नोट कर लीजिए। हम अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर 3 सही होगा। अब हम आगे चलते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास नामक काव्य कृति किस कवि का है। ठीक है, तो आप लोगों ने सोच लिया होगा कि किस कवि का ग्रंथ है तुलसीदास हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का ग्रंथ है तुलसीदास। और तुलसीदास की रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने की थी। ठीक है, अब हम आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। और हाँ, मुझे एक और बात बताना है। आपको ये पता होना चाहिए कि तुलसीदास जो ग्रंथ है जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है, ये कब लिखा है, इसका समय आपको बिल्कुल से पता होना चाहिए। और इसका समय अगर आपको नहीं पता है तो आप नोट कर लीजिए। 1938 ईस्वी में तुलसीदास ग्रंथ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने प्रकाशित करवाया था। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 18, मातु पिता जग जाई तज्यो विधि हूँ न लिखी कछु भाल भलाई। ये पंक्ति किस कवि का है आपको बताना है। आप सोचिए, तब तक मैं पानी पी लेती हूँ। उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा, नहीं अगर जानकारी में है तो आप इसको नोट कर लीजिए। ये तुलसीदास जी की पंक्ति है। और कवितावली तुलसीदास जी की रचना है, मतलब पुस्तक है कवितावली। उसी कवितावली से ये पंक्ति उद्धृत है, मातु पिता जग जाई तज्यो विधि हूँ न लिखी कछु भाल भलाई। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 इस प्रकार है, भक्तमाल के अनुसार स्वामी रामानंद जी के कितने शिष्य माने गए हैं। तो हमारे रामानंद जी हम सब लोग जानते हैं, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और सबको पता होना चाहिए। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए बिल्कुल से। भक्तमाल में स्वामी रामानंद जी के 12 शिष्य बताए गए हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। प्रसंगोद्भावना करने वाले ऐसे प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। बाल लीला और प्रेम लीला दोनों के अंतर्गत कुछ दूर तक चलने वाले न जाने कितने छोटे छोटे मनोरंजक वृत्तों की कल्पना सूर ने की है। जीवन के एक क्षेत्र के भीतर कथा वस्तु की यह रमणीय कल्पना ध्यान देने योग्य है। यह उपयुक्त कथन किस विद्वान का है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट कथन है। और ये कथन है हमारे रामचंद्र शुक्ल जी का। देखिए, रामचंद्र शुक्ल जी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में। उनका क्या क्या कथन आ रहा है, अगर आप मैं बता रही हूँ, अगर आप शुक्ल जी का बुक नहीं भी पढ़े हैं तो अभी भी PYQs में जितने भी शुक्ल जी के कथन पूछे गए हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कथन है शुक्ल जी का। आप इसको लिख लीजिएगा अगर आपको नहीं पता था तो, और आप इसको याद कर लीजिएगा। एक न एक क्वेश्चन तो टकरा ही जाएगा। और मानिए एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है JNU में जाने के लिए, DU में जाने के लिए, आपके मनपसंद यूनिवर्सिटीज़ में जाने के लिए, BHU में अगर आप जाना चाहते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रचनाकार का नाम दिया है और रचनाकार नाम दिया है, आपको बताना है कौन सा ग्रंथ किस रचनाकार का है। ठीक है, अब हम तो केशवदास, सेनापति देव और भूषण। अब आपको बताना है कि किसका है कौन सा ग्रंथ। उम्मीद है आप सोच लिए होंगे। अब मैं आपको इसका उत्तर बता देती हूँ। केशवदास का ग्रंथ है कवि प्रिया, सेनापति का ग्रंथ है कवित रत्नाकर, देव का ग्रंथ है रसविलास, और भूषण का ग्रंथ है छत्रसाल दशक। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। ए का एक यहाँ भी है और यहाँ भी है। बी का सेनापति का कवित रत्नाकर, बी का तीन यहाँ नहीं है, यहाँ है, तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन सही हो जाता है। 4 हमारा ऑप्शन, मतलब इस क्वेश्चन का कौन सा नंबर का क्वेश्चन है ये, 21 नंबर का क्वेश्चन है ये, इसका 4 आंसर सही होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है ये, कविवर बिहारी लाल के संदर्भ में इनमें से कौन से कथन
सत्य है। आपको सत्य बताना, आपको याद रखना है कि यहाँ पे सत्य लिखा और सत्य लिखा है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हम इसमें ही गलत करके आते हैं, असत्य लिखा होता है, हमें लगता है सत्य बताना है और हम गलत करके आ जाते हैं। तो अब हम पहला ऑप्शन है, इनका जन्म ग्वालियर के पास गोविंदपुर के गांव में हुआ था। एक दोहे के अनुसार इनकी बाल्यावस्था बुंदेलखंड में बीती थी। तरुणावस्था में ये अपने ससुराल काशी में रहे। ये जयपुर के मिर्जा राज जय सिंह के दरबार में रहे। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ बिहारी सतसई है। अब ये आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपको पता चल गया होगा। अगर नहीं पता है तो आप नोट कर लीजिए कि बिहारी लाल, क्योंकि बिहारी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे सिलेबस में। हमें पता होना चाहिए इनके बारे में, जो जो नया नया पॉइंट आया है आपको पता है नहीं पता है सब पता होना चाहिए। तो ए, इनका जन्म ग्वालियर के पास गोविंदपुर गांव में हुआ था, ये बिल्कुल भी सही है। और एक दोहे के अनुसार इनकी बाल्यावस्था बुंदेलखंड में बीती थी, ये भी सही है। इसके अलावा तरुणावस्था में ये ससुराल रहते थे, ये गलत है। और ये जयपुर के मिर्जा राजा जय सिंह के दरबार में थी, ये बिल्कुल याद रखिए। ये ऑप्शन भी आई है कि राजा जय सिंह के ये दरबारी कवि थे, ये आपको पता होना चाहिए। और इनका बिहारी सतसई MVVI ग्रंथ है, ये आपको पता होना चाहिए। बिहारी सतसई किसका है, बिहारी सतसई पे किसने टीका लिखी है, आपको दो चार इम्पोर्टेंट कवि का पता होना चाहिए कि किसने किसने बिहारी सतसई पे टीका लिखी है। हमारा हमारा ए सही है, बी सही है, सी सही है और ई सही है। तो कौन सा ऑप्शन, ABDE, ठीक है, हमारा यही ऑप्शन सही हो गया, पहला नंबर का ऑप्शन सही है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 23। अमिया हलाहल मद भरे सेत श्याम रत नार जियत मरत झुकी झुकी परत जेही चितवत एक बार, ये किसका पंक्ति है, दोहा है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ये है हमारे रसलीन का दोहा। रसलीन का ये दोहा है, अगर आपको पता था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता था तो आप याद कर लीजिएगा। दोहा भी पूछता है आपको, इससे पता चल रहा है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित रीतिकालीन कवियों में से कौन निम्बार्क संप्रदाय से जुड़े हुए थे, ये आपको पता होना चाहिए। इसका उत्तर होगा घनानंद। निम्बार्क संप्रदाय से जुड़े थे, हमें पता है कि घनानंद जी की प्रिय का नाम था सुजान। और इसका अपना एक अलग कथा है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम क्वेश्चंस देखते हैं। निम्बार्क संप्रदाय से जुड़े हुए थे घनानंद जी। अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है, MVVI टॉपिक कथन है ये। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह हमारे डॉक्टर नगेंद्र जी ने कहा है छायावाद को, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा 26 नंबर क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने। भारतेंदु ने तदीय समाज की स्थापना कब की थी, ये आपको पता होना चाहिए। तो भारतेंदु ने तदीय समाज की स्थापना 1876 में। ये MCQ वाले क्वेश्चन होते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप नहीं दे पाओगे। तो ये आपको याद ही करना पड़ेगा, आप चाहे कितना भी सोच लो आप इसको नहीं रट पाओगे, ठीक है, मतलब सॉरी समझ के कैसे नहीं कर पाओगे ना। तो तदीय समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में भारतेंदु जी ने की थी। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 27। द्विवेदी युग के कवि सत्यनारायण कविरत्न, सत्यनारायण जी इनका नाम है, कविरत्न इनका उपनाम है। कविरत्न के पद की पंक्ति, इन पंक्तियों का सही क्रम, तो आप देख सकते हैं क्रम भी पूछता है पंक्तियों का, तो आपको याद होना चाहिए। ते स्वदेश अवनति प्रचंड पातक अधिकारी, नारी शिक्षा अनादरत जे लोग अनारी, विद्या बल लही मति परम अबला सबला होई, निरखी हाल मेरो प्रथम लेहू समुझी सब कोई। अब आपको बताना है कि कौन सा मतलब पहले क्रम में आया था, कौन सा बाद में है, ये आपको बताना है। तो इसका सबसे पहले है हाँ स्टार्टिंग, अगर आपको मतलब आप चारों नहीं याद कर पा रहे हैं तो आप एटलीस्ट स्टार्टिंग का एक लाइन और अंतिम का एक लाइन भी याद रखेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हमारा आएगा बी का है नारी शिक्षा अनादरत जे लोग अनारी। फिर आएगा
ते स्वदेश अन अवनति प्रचंड पातक अधिकारी। फिर आएगा डी, निरखी हाल मेरो प्रथम लेहु समुझी सब कोई। और फिर अंतिम में आएगा सी, विद्या बल लही मति परम अबला सबला होई। तो सबसे पहले आएगा बी, फिर ए, फिर डी और फिर सी। तो अब हम ऑप्शन में मिला लेंगे, बी 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 एक में भी है और तीन में भी है, फिर ए आएगा। ए, यहीं से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर मान लेते हैं कि आपको ये चारों नहीं याद होता, ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ पहला और अंतिम का पता होता, तो पहला बी है, नारी शिक्षा अनादरजे लोग अनारी, तो बी इसमें और इसमें है। अंतिम का देखते हैं, तो अंतिम का कौन सा पंक्ति था, विद्या बल लही मति परम अबला सबला हुई। तो अंतिम का पंक्ति सी, सी सिर्फ इसमें है। तो इससे भी आपको पता चल जाता कि थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये PYQ है, इम्पॉर्टेंट है, आप इसको अपने नोट कर लीजिएगा अगर आपको नहीं पता था तो। हमारा 28 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है। इसमें ये काव्य पंक्ति दिया गया है और किस कवि ने कौन सा पंक्ति बोल कहा है आपको बताना है। जागत नाही अनेक जतन करी भारतवासी रोए। ये है देसिन के हित कछु तत्व कछु कैसहू नाही। ये बी है। सी, अचरज होत तुमहु समगोरे बाजत कार्य। और डी है, चार डग हमने भरे तो क्या किया। अब आपको बताना है कौन सा ऑप्शन में बद्री नारायण चौधरी, प्रेम अयोध्यासी उपाध्याय हरिऔध, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र। आपको बताना है कौन सी पंक्ति किस आचार्य का है। तो अब हम उम्मीद है आप पता कर लिए होंगे। अब मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। ए, जागत नहीं अनेक जतन करी भारतवासी रोए, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। इसको मैं पहले इरेज करती हूँ। अब ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। फिर देसिन के हित कछु तत्व कछु कैसे हूँ नाही, ये है हमारे प्रताप नारायण मिश्र का। अचरज होत तुमहु समगोरे बाजत कार्य, ये है हमारे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का। और चार डग हमने भरे तो क्या किया, ये है अयोध्या सी उपाध्याय हरिऔध का। तो इससे हमारा क्या ऑप्शन बनता है, ए का तीन था भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। तो ए देखिए, अगर आपको सिर्फ ए का पता होता तो आप एलिमिनेट कर जाते, क्योंकि इसमें तीनों में एक है और आपको पता है कि एक नहीं होगा। आप ये कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र, अगर किसी को सिर्फ इसका कथन भी पता होता तो वो इजीली सॉल्व कर लेता कि ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। 4 ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये आप याद कर लीजिएगा, जो नहीं पता था वो नोट कर लीजिएगा। हमारा अब 29 नंबर क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने। छायावाद पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसमें भी यही है कि ये पुस्तक का लेखक कौन है। ये भी MCQ 1 लाइनर ही क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल से पता होना चाहिए। छाया मैं बता देती हूँ। अब छायावाद पुस्तक के लेखक नामवर सिंह हैं और नामवर सिंह ने इस पुस्तक की रचना 1955 ईस्वी में की है। ये भी आपको पता होना चाहिए, नोट कर लीजिएगा। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 30। ये भी काव्य पंक्ति पूछा गया है और कवि का दिया गया। आपको बताना है कि कौन से कवि, ये चारों छायावाद के कवि हैं, आपको पता होना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि छायावाद में इन चारों कवि को अलग अलग मतलब नाम से एक अभिहित किया गया है। जैसे कि जयशंकर प्रसाद को ब्रह्मा कहा गया है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को विष्णु कहा गया है, विष्णु कहा गया है ना, या सुमित्रानंदन पंत को विष्णु कहा गया, सुमित्रानंदन पंत को विष्णु, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। सुमित्रानंदन पंत को विष्णु कहा गया है और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को महेश कहा गया है। इन तीनों को वृहत्रयी कहा गया है, ब्रह्मा विष्णु और महेश, ठीक है। और महादेवी वर्मा को लघुत्रयी कवि कहा गया, ठीक है। मेरा राइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन आपको समझ आ रहा होगा। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो
मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ, उसको मैं पहले इरेज कर लेती हूँ, उम्मीद है आप लिख लिए होंगे। शेरों की माद में आया आज सियार, जागो फिर एक बार। ये है हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना 1 का 3। देखिए इसमें भी आप, अगर आपको इन तीनों का सिर्फ इनका पता होता कि शेरों की मांद में आया है आज से यार, जागो फिर एक बार, ये सुमित्रा नंद सॉरी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है, तो आपको पता चल जाता है। इसका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। प्रथम रश्मि का आना, रंगनी तूने कैसे पहचाना, ये हमारे सुमित्रा नंदन पंत का है। आह वेदना मिली विदाई, ये है हमारी जयशंकर प्रसाद का है। वेदना शब्द देख के आप महादेवी वर्मा की तरफ बिल्कुल नहीं जाइएगा। आह वेदना मिली विदाई जयशंकर प्रसाद का है। मैं नीर भरी धूप की बदली है, तो सबको पता होगा कि महादेवी वर्मा जी का है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन 4 सही है। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। MVVI रचना मधुशाला, मधुशाला किसका ग्रंथ है आपको बताना है। तो मधुशाला हरिवंश राय बच्चन जी का ग्रंथ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, तार सप्तक। तार सप्तक, कितने तार सप्तक आए हैं, किसने इसका किसने लाया है, कौन से तार सप्तक में कौन से कवि हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। तार सप्तक के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 ईस्वी में हुआ था। तार सप्तक के संपादक अज्ञेय हैं। तार सप्तक में जयशंकर प्रसाद शामिल थे। तार सप्तक के कवियों को इसके संपादक ने राहों के अन्वेषी कहा है। तार सप्तक में 10 कवि हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उम्मीद है आप एलिमिनेट कर लिए होंगे। मैं बता देती हूँ अब कि इसका आंसर क्या होगा। तो तार सप्तक के संपादक अज्ञेय हैं, ये बिल्कुल सही है। तार सप्तक में जयशंकर प्रसाद नहीं थे, ये गलत है। बी सही है। और जैसे हम देखेंगे कि हमें पता है तार सप्तक में जयशंकर प्रसाद शामिल नहीं थे, तो यहीं से सी गलत है। ऑप्शन 2 में सी है, 3 में सी है, डी में 4 में सी है, तो ये तीनों गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ए तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में है, ये सही है। तार सप्तक के संपादक अज्ञेय है, बी भी सही है। और डी तार सप्तक के कवियों ने तार सप्तक के कवियों को इसके संपादक मतलब अज्ञेय ने राहों के अन्वेषी का, आपको पता होना चाहिए राहों के अन्वेषी किसने कहा है, अज्ञेय जी ने कहा है। हमारा ऑप्शन पहला सही है। और तार सप्तक में 10 कवि नहीं 7 कवि थे। ठीक है, आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए। जितना 4 तार सप्तक आया है, चारों में 7 कवि शामिल थे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, हिंदी साहित्य के निम्नलिखित कालों को समय की दृष्टि से आरोही क्रम में लगाना है। तो आरोही क्रम बढ़ते हुए क्रम है, अब आपको बताना है। भारतेंदु युग, हालावाद, समकालीन कविता और नई कविता कब होगा। तो भारतेंदु युग सबको पता होगा, 1868 भारतेंदु युग का समय माना जाता है। हालावाद का समय 1933 ईस्वी माना जाता है। ये थोड़ा मतलब बहुत कम जगह मिलता है। आप अगर आपको नहीं पता था तो आप नोट कर लीजिएगा। नई कविता 1954 ईस्वी और समकालीन कविता 1970 ईस्वी माना जाता है। ठीक है, तो अब आरोही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले होगा ए, फिर होगा डी, नहीं फिर होगा बी, फिर होगा डी और फिर होगा सी। ऑप्शन देख लेते, ए बी डी सी। ठीक है, हमारा ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। आप ये नोट कर लीजिएगा अगर आपको नहीं पता था तो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब मूव करते। क्वेश्चन नंबर हमारा है 34, जयशंकर प्रसाद की निम्नलिखित काव्य कृतियों का उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में लगाना है। तो हमें पता होना चाहिए कि ये सब जयशंकर प्रसाद की रचना है और कब प्रकाशित हुआ था। तो सबसे पहले है प्रेम पथिक। प्रेम पथिक प्रकाशित हुआ था 1914 ईस्वी में। उसके बाद है लहर। लहर प्रकाशित हुआ था 1933 ईस्वी में। ये सब आप अपने माइंड में भी सोचते जाइएगा। अगर आपको ये सब अभी पता है तो आपका मतलब अच्छा मतलब आपका नॉलेज थोड़ा सा अच्छा है और आपको रिवीजन वगैरह का ज़रूरत है। रिवीजन पे ध्यान दीजिए। और कामायनी का समय 1935 माना आता है। इसको आरोही क्रम में लगाना है। आरोही क्रम में लगाएंगे तो सबसे पहले आएगा
ए, फिर आएगा सी, फिर बी और फिर डी। ये ऑप्शन देख लेंगे, ए सी बी डी, हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगर नहीं पता था तो आप नोट कर लीजिएगा। मैं लगभग सारे क्वेश्चन में बोल रही हूँ, नहीं पता था तो आप नोट कर लीजिएगा और याद कीजिएगा आगे चलते, क्योंकि पी वाई क्यू ऐसा है कि आपको पी वाई क्यू कम से कम 3 से 4 बार करके जाना चाहिए। पी वाई क्यू इज़ मस्ट किसी भी पेपर के लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 35, नीला चांद किस क्या विधा है। जैसे ये पीवाईक्यू में आ गया है, तो कौन सी विधा है नीला चांद, आपको सिर्फ इतना नहीं पता होना चाहिए नीला चांद किसकी रचना है, नीला चांद कब लिखा गया था, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो नीला चांद उपन्यास है, मैं बता देती हूँ। और नीला चांद उपन्यास किसका है, तो शिव प्रसाद सिंह की रचना है नीला चांद। और ये प्रकाशित हुआ था आपको 1988 ईस्वी में, और ये उपन्यास है, आपको पता होना चाहिए इतना। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, पुनर्नवा उपन्यास के लेखक कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। पुनर्नवा उपन्यास के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। और पुनर्नवा उपन्यास का प्रकाशन 1973 ईस्वी में हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हम अपने अगले क्वेश्चन, और ये उपन्यास है आपको तो पता चल गया। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा 37, मलबे का मालिक किसकी कहानी है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। मलबे का मालिक मैं बता देती हूँ, मोहन राकेश की कहानी है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहानी है और ये कहानीकार हैं, रचनाकार हैं, आपको बताना है कौन सा कहानी किसका है। तो राजा निर्बंसिया इम्पॉर्टेंट है, ये हमारे नेट के भी सिलेबस में लगा है। तो राजा निर्बंसिया किसका है, हमारे राजा निर्बंसिया है कमलेश्वर का। फिर गुल की बन्नो किसका है, धर्मवीर भारती जी का। फिर उसके बाद जोक और जिंदगी किसका है, अमरकांत का। और कोसी का घटवार, ये भी नेट के सिलेबस में है, और ये है शेखर जोशी का है। तो हमारा ऑप्शन बनता है ए का 2 यहीं से आपका ऑप्शन सही हो गया, क्वेश्चन बन गया ए का 2, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, राजा निर्बंसिया कमलेश्वर का। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मादा कैक्टस नाटक किस लेखक का है, आपको बताना है। तो मादा कैक्टस लक्ष्मी नारायण लाल का है, और ये लिखा गया था 1959 ईस्वी में। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, बाल बकलम खुद निबंध संग्रह है, और ये किसका है आपको बताना है। तो बकलम खुद है आपको नामवर सिंह का निबंध है। बकलम खुद नामवर सिंह का है, और ये प्रकाशित हुआ था 1951 ईस्वी में, ठीक है। बकलम खुद इम्पॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 41, इनमें से रामविलास शर्मा के आलोचना ग्रंथ हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा आलोचना ग्रंथ रामविलास शर्मा का है। परंपरा का मूल्यांकन, निराला की साहित्य साधना, साकेत एक अध्ययन, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण और त्रिशंकु, आपको बताना है। तो मैं बता देती हूँ, ए परंपरा का मूल्यांकन है रामविलास शर्मा का, निराला की साहित्य साधना भी है, और त्रिशंकु तो उनका है, अज्ञेय जी का है, ये आप नोट कर लीजिएगा। अज्ञेय जी का। और महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, ये है। ये तीनों मतलब ए बी और डी ऑप्शन होगा, ए बी डी हमारा ऑप्शन 1 सही होगा। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये साकेत एक अध्ययन किसकी रचना, ये मैं आपके लिए होमवर्क देती हूँ। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 42, इन आलोचकों को उनके जन्म वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में लगाना है। तो रामचंद्र शुक्ल है, श्याम सुंदर दास है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और नगेंद्र हैं, इनका आप बताइए। रामचंद्र शुक्ल का हुआ था जन्म 1884 ईस्वी में। श्याम सुंदर दास का जन्म हुआ था 1875 ईस्वी में। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था 1800
1964 ईस्वी में, और नगेंद्र नगेंद्र का जन्म हुआ था हमारे 1915 ईस्वी में। अब इसको आरोही क्रम में लगाना है, तो सबसे पहले ए, फिर सी, फिर बी और फिर डी ऑप्शन होगा। ए सी, अरे आरोही क्रम में लगाना है ना, तो सबसे पहले ए होगा, नहीं नहीं नहीं, सबसे पहले सी होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये गलत हो गया। सबसे पहले सी होगा, फिर उसके बाद बी होगा, फिर ए होगा। अगर आपको सिर्फ इन तीनों का ही पता रहता तो भी शायद हो जाता, क्योंकि ए बी ए, सॉरी सी बी ए, सी बी ए यहीं से आपको पता लग जाता। फिर डी नगेंद्र 1915 ईस्वी, जिनका नहीं पता था आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। हमारा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 43। रचना दिया है और रचनाकार दिया है, आपको बताना है कौन सी रचना किनका है। तो 43 हम बताते हैं। अब शरदिया, शरदिया जगदीश चंद्र माथुर का है। सुबह के घंटे नरेश मेहता का है। एक कंठ विस्पाई दुष्यंत कुमार का है। और रश्मि टाई राम कुमार वर्मा का है। तो ए का दो यहीं से आपका ऑप्शन सही हो जाता। आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 44। निम्नलिखित कहानियों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में लगाना है। तो बताइए, प्लेग की चुड़ैल, दुलाई वाली इंदुमती और 11 वर्ष का समय किसका क्या है। तो सबसे पहले है प्लेग की चुड़ैल। प्लेग की चुड़ैल प्रकाशित हुआ था 1902 ईस्वी में, और आपको ये भी बताना है किसका है। फिर उसके बाद है दुलाई वाली। दुलाई वाली 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इंदुमती, इंदुमती प्रकाशित हुआ था हमारा 1900 ईस्वी में। और 11 वर्ष का समय, 11 वर्ष का समय 1903 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और बताना है आपको, प्लेग की चुड़ैल आपको भगवान दास की रचना है। नोट कर लीजिए अगर आपको नहीं पता था तो। भगवान दास की रचना है प्लेग की चुड़ैल। दुलाई वाली ये रचना है राजेंद्र बाला घोष का है। राजेंद्र बाला घोष राइटिंग के लिए सॉरी। और राजेंद्र बाला घोष को बंग महिला के भी नाम से जाना जाता है। बंग महिला के नाम से राजेंद्र बाला घोष को जाना जाता है। इंदुमती, इंदुमती है आपको किशोरी लाल गोस्वामी का। किशोरी लाल गोस्वामी का रचना है। और 11 वर्ष का समय, 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल का है। रामचंद्र शुक्ल आपको पता होना चाहिए, ये सब बहुत बेसिक है। और जो नहीं पता था आप लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसका ऑप्शन सही होगा, मैं बता देती हूँ। सबसे पहले होगा सी, सी, फिर होगा ए, यहीं से ऑप्शन नंबर 2 सही है। सी, ए, डी और फिर बी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा निबंध संग्रह बाबू गुलाब राय का नहीं है, बताना है कि कौन सा निबंध संग्रह बाबू गुलाब राय का नहीं है। तो कुछ उथले पुतले ये बाबू गुलाब राय का है। शेष स्मृति ये बाबू गुलाब राय का नहीं है। ये किसका है? रघुवीर सिंह का ये है। सिंह या सहाय दोनों एक ही हैं। रघुवीर सहाय का है। ठलुआ क्लब और मेरी सफलताएं बाबू गुलाब, मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय का है। 1, 3 और 4 ऑप्शन। हाँ, तो क्वेश्चन क्या है कि नहीं है पूछा है ना, तो 2 सही हो जाएगा, क्योंकि शेष स्मृतियाँ रघुवीर सहाय का है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 46। प्रेमचंद के इन उपन्यासों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार बताना है। प्रेमचंद के उपन्यास, रंगभूमि, प्रेमाश्रय, गोदान और गबन। आपको बताना है कि किसका प्रकाशन वर्ष, मतलब आरोही क्रम में लगाना है। तो मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि
आप माइंड में सब रिकॉल कर रहे होंगे कि कौन सा उपन्यास, मतलब प्रेमचंद का कौन कौन सा उपन्यास है और किसका प्रकाशन वर्ष कौन पहले प्रकाशित हुआ था और कौन बाद में प्रकाशित हुआ था, क्योंकि प्रेमचंद बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रचनाकार है। ये सबको पता है, आपको भी पता है, तो आपको बिल्कुल से पता होना चाहिए कि किसका प्रकाशन कब हुआ था। अब चलिए मैं आपको बता देती हूँ। रंगभूमि 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। प्रेमाश्रय 1922 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। गोदान 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और गबन 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। जिसको नहीं पता है वो नोट कर लेंगे और आरोही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर डी आएगा और फिर सी आएगा। तो बी ए, ये ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन नंबर 3, BADC। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपना। 47 कवि सुमित्रानंदन पंत किसकी आलोचनात्मक कृति है, आपको बताना है। सुमित्रानंदन पंत है आपको नंद दुलारे वाजपेयी की, और ये प्रकाशित कब हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये प्रकाशित हुआ था 1976 ईस्वी में और है नंद दुलारे वाजपेयी की। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर है 48। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथाओं को प्रकाशन वर्ष के साथ के अनुसार आरोही क्रम में लगाना है। ये आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन जी का। तो दस द्वार से सोपान तक, क्या भूलू क्या याद करूँ, नीर का निर्माण पूर्व, बसेरे से दूर, बताइए। अब 10 द्वार से सोपान तक प्रकाशित हुआ था 1985 ईस्वी में। क्या भूलू क्या याद करूँ 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। नीर का निर्माण फिर 1970 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और बसेरे से दूर प्रकाशित हुआ था 1978 ईस्वी में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, इसको आरोही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले आएगा हमारा बी, क्या भूलू क्या याद करूँ। फिर अगर आपको क्रमवार याद होता तो भी आप इसको सॉल्व कर जाते हैं। ठीक है, लेकिन प्रकाशन वर्ष भी याद होना जरूरी है। बी के बाद सी आएगा, सी के बाद डी आएगा और डी के बाद ए आएगा। तो BCDA। ठीक है, हमारा ऑप्शन 2 यहीं से सॉल्व हो जाता, सिर्फ आपको ये 2 पता रहता तो भी। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हरिवंश राय बच्चन के ये 4 आत्मकथाएं हैं जो इतना इतना इश्यू में प्रकाशित हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 49। पृथ्वी प्रदक्षिणा कौन सी विधा है, पता होना। तो पृथ्वी प्रदक्षिणा यात्रा वृतांत है, किसका है ये भी पता होना चाहिए। तो ये पृथ्वी प्रदक्षिणा शिव प्रसाद गुप्त का है और ये प्रकाशित हुआ था 1914 ईस्वी में। अगर आपको नहीं पता है तो आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा की मान्यता कब प्रदान की गई। संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता कब प्रदान की गई, ये आपको बिल्कुल से पता होना चाहिए। और ये 1 लाइनर है, आपको 1 लाइनर तो एटलीस्ट याद होना ही चाहिए। इसका ऑप्शन सही होगा 2। 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान हुई थी। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। छायावादी काव्य को शक्ति काव्य किस साहित्यकार ने कहा है। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने छायावाद को शक्ति काव्य कहा है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। ज्ञापन के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। सत्य है आपको याद रखना है। इसकी वाक्य रचना प्रथम पुरुष में होती है, इसकी वाक्य रचना अन्य पुरुष में होती है, इसमें कोई संबोधन नहीं रहता है, इसके नीचे केवल प्रेषक का हस्ताक्षर रहता है, इसकी वाक्य रचना उत्तम पुरुष की शैली में होती है। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन गलत है। इसकी वाक्य रचना प्रथम पुरुष में होती है, ये बिल्कुल भी गलत है। इसकी वाक्य रचना अन्य पुरुष में होती है, ये सही है। इसमें कोई संबोधन नहीं होता है, ये भी सही है। और इसके नीचे केवल प्रेषक का हस्ताक्षर होता है, ये भी सही है। इसकी वाक्य रचना उत्तम पुरुष में होती है, उत्तम पुरुष शैली में होती है, ये गलत है। तो हमारा बी, सी और डी सही हो जाएगा। बी, सी और डी 4th ऑप्शन में है, तो हमारा ये
फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हिंदी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड MVVI क्वेश्चन है ये, का प्रकाशन वर्ष कब है ये आपको बताना है। तो मुझे लगता है ये आपको सबको पता होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन सही होगा दूसरा, 1826 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और ये समाचार जुगल किशोर इस के संपादक रहे हैं। और ये वीकली थी, वीकली मतलब साप्ताहिक थी, साप्ताहिक पत्रिका थी ये भी आपको पता होना चाहिए। और कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी। ये इतना तो बहुत ही बेसिक है, आपको पता होना चाहिए कि 1826 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके संपादक जुगल किशोर जी थे, साप्ताहिक थी ये, और ये कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 54। इसमें ये काव्य शास्त्र का क्वेश्चन है। काव्य लक्षण दे रखा है और आचार्य का नाम दे रखा है, आपको बताना है कौन सा किसका है। भाम का है शब्दार्थ सहितो काव्यम, रुद्रट का है ननु शब्दार्थो काव्यम, दंडी का है शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, और कुंतक का है शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी। तो ए का 3 होगा। अगर आपको सिर्फ भामा का पता होता तो भी सही हो जाता, हमारा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। और मिला लेते, रुद्रक बी का 4, दंडी सी का 1 और डी का कुंतक 2, शब्दार्थों सही तो वक्र कव्य पारसालिनी, हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 55 पे मूव करते हैं। आचार्य भामह ने काव्य हेतु के संदर्भ में किसे काव्य सृजन का मूल हेतु माना है, ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन प्रतिभा होगा। काव्य हेतु के संदर्भ में किसे काव्य सृजन का मूल हेतु माना है, आचार्य भामा ने प्रतिभा को माना है। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। रीति संप्रदाय के आचार्य कौन है, मतलब रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन आचार्य हैं, आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन ये सही बताइए, वामन जी होंगे हमारे। वामन ने रीति संप्रदाय, देखिए हमारे पूरे काव्य शास्त्र में 6 संप्रदाय हैं, ये आपको पता होना चाहिए। 6 कौन कौन सा संप्रदाय है ये भी आपको पता होना चाहिए। कौन से संप्रदाय के कौन प्रवर्तक हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। और प्रकाशन वर्ष भी पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। 57 क्वेश्चन, मुख्यार्थ बाधित होने पर रूढ़ि अथवा प्रयोजन के कारण जिस शक्ति के द्वारा मुख्यार्थ से संबंध अन्य अर्थ लक्षित हो उसे क्या कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये परिभाषा है लक्षणा की। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, ये बहुत बेसिक है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, ये आपको बिल्कुल से पता होना चाहिए। शब्द शक्ति 3 होता है। कौन कौन सा होता है, तो एक अभिधा होता है, एक व्यंजना होता है, और एक होता है अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। और लक्षणा का तो हम परिभाषा भी ऊपर देख के आ रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 59। भारतीय काव्यशास्त्र के आचार्य को काल क्रमानुसार आरोही क्रम में लगाना है। हमारे भामा 6वीं शताब्दी, रुद्रट 9वीं शताब्दी, वामन 8वीं शताब्दी, मम्मट 11वीं शताब्दी। A C B और D सही होगा। A C B D हमारा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय संप्रदायों को काल क्रमानुसार आरोही क्रम में लगाना है। अलंकार संप्रदाय, आपको ये भी बताना है कि कौन से संप्रदाय के कौन कौन से प्रवर्तक हैं। तो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं ध्वनि संप्रदाय, रीति संप्रदाय और वक्रोक्ति संप्रदाय। तो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं हमारे भामह, ध्वनि संप्रदाय आनंद वर्धन, रीति संप्रदाय का तो वामन हम देख के ही आ रहे हैं, और वक्रोक्ति संप्रदाय के कुंतक हैं। अगर आपको ये नहीं पता होता कि कौन सा संप्रदाय कब आया है तो आप इससे भी पता लगा लेंगे कि इनका, अगर आपको वो पता है, क्या बोलते हैं, जन्म वर्ष पता है तो आप लगा लेंगे। जैसे भामा 6वीं शताब्दी, आनंद वर्धन 9वीं शताब्दी, वामन 8वीं शताब्दी, कुंतक हमारे 10वीं शताब्दी हैं। तो फिर और आरोही क्रम में लगाना है तो A आएगा, फिर C, फिर B और फिर D। तो ACBD देखिए हमारा ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61।
भारतीय काव्य शास्त्र के अनुसार प्रतिभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है बताना है। प्रतिभा अपूर्व वस्तुओं के निर्माण की क्षमता है। प्रतिभा के दो भेद होते हैं, कारित्री प्रतिभा, भावित्री प्रतिभा। मम्मट ने प्रतिभा को काव्य का प्रयोजन कहा है। प्रतिभा काव्य के हेतु है। प्रतिभा अभ्यास पर आश्रित होता है। आपको बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो ए प्रतिभा अपूर्व वस्तुओं के निर्माण की वस्तु है। प्रतिभा अपूर्व वस्तुओं के निर्माण की वस्तु है, ये बिल्कुल सही है। प्रतिभा के दो भेद होते हैं, कारित्री प्रतिभा, भावित्री प्रतिभा, ये सही है। मम्मट ने प्रतिभा को काव्य का प्रयोजन माना है, ये गलत है। प्रतिभा काव्य का हेतु है, ये सही है, हम देख के आ रहे हैं। प्रतिभा अभ्यास पर आश्रित होता है, ये गलत है। हमारा ए, बी और डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 62। स्वार्थ का संधि विच्छेद करना है। तो स्वार्थ, स्व, धन और आकार है, तो ये अर्थ हो जाएगा। स्व, धन, अर्थ, ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव। आपको संधि विच्छेद वगैरह आना चाहिए। उपयुक्त का संधि विच्छेद करना है। अब हम अपने अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 62। इसमें हमें बताना है कि स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा। तो स्वार्थ, स्व और अर्थ, स्व, धन, अर्थ। स्वार्थ का संधि विच्छेद होगा स्व, धन, अर्थ, पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं। उपर्युक्त का संधि विच्छेद क्या होगा। तो उपर्युक्त का ऊपर धन युक्त होगा, ऊपरी धन युक्त होगा, या ऊपर धन युक्त होगा, ऊपरी धन युक्त होगा। आपको बताना है इन चार में से क्या होगा। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कलर चेंज करके मैं बताती हूँ आपको। यहाँ बी सही हो जाएगा। इसको मैं बताती हूँ। ऊपरी धन उक्त, ये यण संधि का उदाहरण है। इसमें यहाँ पे री का ई मतलब ई धन उक्त उ मिलकर य बन जाता है, जिससे ये ऊपर युक्त हो गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ऊपरी धन युक्त सही होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 64। यथासाध्य सामासिक पद में कौन सा समास है। यथासाध्य, यथा और साध्य, यहाँ पे दो वाक्य हैं। यथा और साध्य हम यथा साध्य का देखेंगे। तो यहाँ पे ये जो साध्य है यथा पर आश्रित है, और जब कोई पहला शब्द दूसरे शब्द पे मतलब आश्रित हो, ये पहला यथा क्या है, अवयव। तो हम जानते हैं यथा अवयव है। तो जब पहला शब्द अवयव हो, जब मैं क्या लिख रही हूँ, जब पहला शब्द जैसे यथा में यथा अवयव है और पहला शब्द अवयव हो, तो अवयवी भाव समास होता है। तो ये अवयवी भाव समास होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नील गाय, इसमें भी दो वर्ड हैं, नील और गाय। इसमें हम देखेंगे कि नील गाय मतलब नील मीन्स नीला, गाय मीन्स गाय, गाय नीला है, तो गाय का विशेषण बता रहा है नील। तो जब कोई किसी संज्ञा का विशेषण बताए तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तो इसका आंसर कर्मधारय समास हो जाएगा। अब हम अपने 66वें क्वेश्चन पर चलते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में मिश्र वाक्य कौन सा, आपको बताना है कि मिश्र वाक्य कौन सा है। यह वही मकान है जिसमें मैं वर्षों तक रहा था, मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई, बादल घिरे और मयूर नाचने लगे, और अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, ये तो एक ही है। मिश्र वाक्य वो होता है जो दो वाक्य से बना हो और दोनों एक दूसरे पर आश्रित हो, कोई भी स्वतंत्र ना हो। इसमें हम देख लेंगे। तो इसमें बादल घिरे मतलब बादल घिरे एक अलग भी वाक्य है कि जैसे बादल घिर गए और मयूर वहाँ पे नाच रहे हैं। मतलब मयूर वैसे तो बादल घिरने पे ही नाचते हैं और बारिश होने पे ही, लेकिन वैसे भी वो नाचते हैं, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और बादल घिरे एक अलग, ज़रूरी नहीं है कि जब बादल घिरे तभी मयूर नाचे, इसके अलावा भी नाचते हैं। और ये दोनों को अगर अलग अलग कर देंगे तो अपने में ये स्वतंत्र हैं। ठीक है, और दूसरा देख लेते हैं। मैंने खाना खाया, मेरी भूख मिट गई। अगर मैंने खाना खाया तो खाना सभी खाते हैं,
तो ये एक अपने अलग अलग स्वतंत्र वाक्य हो जाएंगे। लेकिन वहीं अगर हम पहला देखें तो यह मकान है, यह वही मकान है। अगर जब हम बोलते हैं, जैसे हमें बताना हुआ कि यह मकान है, तो हम बोलेंगे यह मकान है या मेरा मकान है, लेकिन यह वही मकान है। इससे ये पता चलता है कि इसके आगे इंसान कुछ बोलने वाला है। लेकिन वहीं अगर हम दूसरे ऑप्शन पे देखें कि मैंने खाना खाया, तो यहाँ पे ये एक अपना सार्थक वाक्य है, लेकिन यह वही मकान है अपना सार्थक वाक्य नहीं है, क्योंकि वहीं से यहाँ पे संदर्भित हो रहा है कि शायद इस मकान में कुछ खास है जो सामने वाला कुछ बताने वाला है इस मकान के आगे, तभी वो बोला यह वही मकान है। वरना वरना सामने वाला ये भी तो बोल सकता है यह मकान है, यह एक सार्थक वाक्य, लेकिन यह वही मकान है सार्थक वाक्य नहीं है। और जब दो वाक्य एक दूसरे पर आश्रित हो, एक अलग अलग स्वतंत्रता पूर्ण ना हो, तो वो मिश्र वाक्य कहलाते हैं। और जिसमें मैं वर्षों तक रहा, मैं वर्षों तक रहा, कहाँ रहा, हो सकता है कोई ऑफिस में रहा, हो सकता है रेस्टोरेंट में रहा, कहीं काम किया वहाँ मैं वर्षों तक रहा, ऐसा हो सकता है। तो ये दोनों एक दूसरे के बिना सार्थक नहीं है, तो ये मिश्र वाक्य है। इसका ऑप्शन पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्तमान काल के कितने भेद हैं ये बताना है आपको। वैसे तो अलग अलग विद्वान अलग अलग मत देते हैं, और यूजुअली 6 माना जाता है, और कुछ विद्वान 6 बताते भी हैं। इसके अलावा कुछ विद्वान 4 भी बताते हैं, कुछ 2 भी बताते हैं। यहाँ 6 हमारे ऑप्शन में नहीं था, 6 सार्थक माना जाता है, लेकिन एनटीए ने इसका उत्तर 5 माना है, तो हम 5 के साथ चलेंगे। अब आपको गद्यांश है, ये गद्यांश है, इसको पढ़िए। मैं थोड़ा देर के लिए स्टॉप कर देती हूँ, आप वीडियो पॉज कीजिए, इस गद्यांश को पढ़िए और इसके नीचे दिए गए क्वेश्चन को आप बिल्कुल सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं आपको इसका उत्तर बता देती हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिएगा घर पे बैठ के, क्योंकि गद्यांश और पद्यांश आपको पढ़कर सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ने से आपका रीडिंग स्पीड बढ़ेगा और आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे सॉल्व करना है, जिससे आप जब एग्ज़ाम में सॉल्व कीजिएगा तो आपको प्रैक्टिस रहेगा, तो फिर आप इजीली सॉल्व कर लीजिएगा, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब मैं इसका क्वेश्चन दिखाती हूँ। 68 क्वेश्चन है। आप जाइए गद्यांश पढ़िए, पढ़ के आइए और पढ़कर इसका उत्तर निकालने की कोशिश कीजिए। मैं पढ़ी हूँ, पढ़ के उत्तर निकाली हूँ। इसका ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा और इसका उत्तर आपको गद्यांश में ही मिल जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर है 69। इसका ऑप्शन जाइए पढ़िए, पढ़ के आइए और इसका उत्तर दीजिए। इसका भी ऑप्शन 3 सही होगा। अब ये 70, मैं फिर से बोल रही हूँ, जाइए पढ़ के आइए, वीडियो पॉज कीजिए, पढ़िए, पढ़ के क्वेश्चन पढ़िए, उसका उत्तर दीजिए। इसका ऑप्शन सही होगा 4। अब ये 71, इसका ऑप्शन सही होगा 3। जाइए पढ़िए, पढ़ के आइए और उत्तर दीजिए। अब आएगा पद्यांश। पद्यांश, ये पद्यांश पढ़िए और इसके आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मैं अभी थोड़ा देर के लिए रोक देती हूँ, वीडियो पॉज कीजिए, जाइए पॉज कीजिए, पढ़िए, पढ़कर और 72वें क्वेश्चन का आंसर कीजिए। इसका आंसर होगा आपको, इसका आंसर एक तो बहुत वैसे होता है, मतलब अलग अलग लोगों के अनुसार अलग अलग होगा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा करीब होगा वो हमें देना है, जो कि होगा 2। अब ये 73 है। इसके जाइए पढ़िए, पद्यांश पढ़ के आइए और इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर सही होगा 3। फिर है 74। मैं फिर से बोल रही हूँ आपको, गद्यांश और पद्यांश मतलब कम से कम 10 या 15, अभी भी मार्च में आपका एग्जाम होगा, आपके पास इतना बहुत इनफ समय है कि आप गद्यांश और पद्यांश मतलब 10-15 गद्यांश और पद्यांश पढ़ के उत्तर सॉल्व कर ले, जिससे आपको प्रैक्टिस बन जाएगा, आपका रीडिंग स्पीड बढ़ जाएगा। ठीक है, ये 74 है, 74 का आंसर 3 सही होगा। और 75, इसका जाइए पॉज कीजिए, पढ़िए, पढ़ के आके इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर सही होगा 75 का 1। तो हमारा यहाँ पे 75 क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। आपको पता होगा कि आपको 90 मिनट मिलेगा, उसमें आपको सॉल्व करना होगा, तो आप मिनट का टाइमिंग का भी ध्यान रखिएगा कि कितने टाइम में आप सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, कैसा महसूस हो रहा है 75 क्वेश्चन PYQ का सॉल्व करने के बाद? अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो इसका मतलब कि आप बहुत ही ज़्यादा मेहनती हैं और अपनी सफलता की कामना कर रहे हैं। आपको ज़रूर मिलेगा आपका फेवरेट यूनिवर्सिटी, जिसे भी आप चाहते हैं, BHU हो, DU हो, JNU हो।
तो बाकी मैंने जो 75 क्वेश्चंस लगवाए हैं उसमें कोई भी आपको डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, डाउट हो, कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो, फीडबैक देना हो मेरे बारे में, आपके बारे में, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं और कुछ डाउट हुए हैं तो मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करने का कोशिश करूँगी। और हाँ, गद्यांश और पद्यांश जरूर पढ़ के उसका उत्तर दीजिएगा। मैंने ऑप्शन वहाँ पे बता दिया है कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो ये आप जरूर पढ़िएगा। इससे आपका रीडिंग स्पीड बढ़ेगा और एग्जाम में आपको बहुत ही मतलब यूजफुल रहेगा ये। अभी हम हाँ चलते हैं। उम्मीद है अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे और आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मैं उसको अप्लाई करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, बाय।